जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ डेली डोज संख्या 248 में जुड़ रहे हैं। मैं 24 मई से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस आपके साथ लेकर उपस्थित हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा जारी उमंग ऐप पर कितनी, यहाँ पे नई जोड़ लीजिएगा, कितनी नई सेवाओं को रखा गया है। तो ध्यान देंगे आप कि उसका उत्तर है 7। अब बात उमंग ऐप की आई है तो थोड़ा सा उमंग के बारे में जान लेते हैं। तो उमंग UMANG इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ध्यान देंगे कि उमंग ऐप पर पहले से ही सरकार के बहुत सारी सुविधाएं, जैसे आपको अपना गैस बुक कराना, आपको अपना पैन नंबर चेंज कराना, आधार कार्ड का नाम अगर कभी गलत हो जाए चेंज कराना, या फिर जैसे आपने देखा होगा कि 5 साल के बाद आपके फिंगरप्रिंट बदल के सेम हो जाते हैं तो उसे चेंज कराना। तो इन सभी चीज़ों को चेंज करने के लिए उमंग ऐप लाया गया और इस पर पहले से ही लगभग 623-24 सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार ने 7 नई चीज़ों को और जोड़ दिया है। साथ ही साथ ये सुविधा ऑनलाइन सुविधा है जो कि 13 भाषाओं में 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। अब जो 7 नई सुविधाएं जुड़ी हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे में ESIC जिसका फुल फॉर्म होगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, दूसरा चाइल्ड लाइन, तीसरा गोवा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट, अगला PHED हरियाणा और अगला MP ट्रांसपोर्ट, अगला ई डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। यही जो 7 सुविधाएं हैं वो उमंग ऐप पर नए तौर पे जारी की गई हैं, यानी एक्स्ट्रा 7 सुविधाएं दी गई हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसका डेवलपर कौन है। तो उमंग ऐप का डेवलपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार है। यह इनिशियली कब रिलीज हुआ था, यानी कब से ये सुविधा जारी है, तो ध्यान देंगे नवंबर 2017 से ये सुविधा जारी है। किस तरह की चीज़ों पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर iOS फ़ोन हो या फिर विंडोज़ का फ़ोन हो या फिर KAIOS फ़ोन हो या फिर इंटरनेट की सुविधा से आप इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने अंटार्कटिका महाद्वीप से एक अन्य ब्रह्मांड की खोज की है? उत्तर है नासा के वैज्ञानिकों ने। मैंने कुछ दिन पहले इस प्रश्न को डेली डोज में ही डिस्कस भी किया था। तो आज जब बात नासा की आई है तो थोड़ा नासा के ऊपर जानकारी देखते हैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फुल फॉर्म बहुत ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि एरोनॉटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा बदलाव कर देता है। अब कब ये बना था, तो आप ध्यान देंगे कि 29 जुलाई 1958 को नासा बना, ठीक है। और ध्यान देंगे कि इससे पहले जो NASA यानी नासा है वो नाका के नाम से जाना जाता था, NACA, और नाका के नाम से यह 1915 से लेकर 1958 तक जाना गया और 1958 में इसको क्या किया गया, परिवर्तित नाम नासा दिया गया। इसलिए जब भी नासा पूछे तो आप 19 जुलाई 1958 ट्रिक करेंगे। साथ ही साथ अगर पूछ दे कि नासा का पुराना नाम क्या है तो NACA है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। अब नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC, यानी और वाशिंगटन DC कहाँ है, तो यूनाइटेड स्टेट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवीनीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय कौन स्थापित करेगा? उत्तर है NTPC और ONGC के संयुक्त प्रयास है। अब बात जब NTPC की आई है तो पहले NTPC का फुल फॉर्म जानते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्र करते हैं। NTPC करता क्या है, तो यह इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने का काम करता है। इसके नाम में भी थर्मल है तो ये तापीय ऊर्जा से संबंधित है। जैसे NTPC के ही निगरानी में आपको जो कोल माइंस वगैरह वगैरह हैं जहाँ से बिजली उत्पादन का काम किया जाता है, यानी जो भी थर्मल प्रोसेस हैं वो NTPC की ही निगरानी में है। यानी और अब ध्यान देंगे कि NTPC किसके अधीन है, तो NTPC भारत सरकार के अधीन है। जैसे हम लोग तो जानते हैं कि NTPC प्राइवेट भी है, तो देखिए इसमें है क्या कि लगभग 49% प्राइवेट की हिस्सेदारी है और 51% हिस्सेदारी इसमें अपने भारत सरकार की है। जान लेते हैं NTPC का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप सभी को पता है न्यू दिल्ली। और यह कब फाउंडेड हुआ, यानी यह कब बना,
तो ध्यान देंगे आप 7 नवंबर 1975 को एनटीपीसी की स्थापना की गई। इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो याद रखेंगे गुरदीप सिंह, याद रखेंगे गुरदीप सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना के लिए यूपी ने किसके साथ समझौता किया? उत्तर है सिडबी, SIDBI। सिडबी का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और लखनऊ कहाँ है? गोमती नदी के किनारे। और सिडबी का मुख्यालय भी कहाँ है? लखनऊ में ही है। आगे इसी में कुछ और फैक्ट्स देखते हैं कि जो सिडबी है वो संपूर्ण भारत की एक वित्तीय संस्था है, जिसको रेगुलेट कौन कौन मिलके करता है? तो रिजर्व बैंक करता है, एक्सिम बैंक करता है, नाबार्ड और NHB करता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस मंदिर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है? उत्तर है कोणार्क सूर्य मंदिर। अब जब बात कोणार्क सूर्य मंदिर की आई है तो हम सभी को पता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में है। तो बात उड़ीसा की है तो थोड़े से फैक्ट उड़ीसा से देखते हैं। वर्तमान में उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और ये लंबे समय से वहाँ के सीएम बने हुए हैं, लगभग 5वीं या 6ठी बार ये वहाँ के सीएम हैं। वहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ध्यान देंगे आप कि वर्तमान में हम उसे ओडिशा कहते हैं, ODISSA, जिसका पुराना नाम क्या था? उड़ीसा। तो अब एक बात और कि अगर हम प्राचीन भारत में जाते हैं तो उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग था। कलिंग को ही परिवर्तित करके उड़ीसा बना और इसके बाद ओडिशा बना। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कलिंग से संबंधित एक प्रश्न मैंने अक्सर एग्जाम में देखा है। ध्यान देंगे कि कलिंग युद्ध 261 BC में जब हुआ, जो कि मौर्य सम्राट अशोक ने आक्रमण किया। और आपको पता है कि ऐसा कहा जाता है कि बहुत काफ़ी रक्तपात हुआ इस युद्ध में, जिससे तंग आकर या फिर जिसकी वजह से अशोक को युद्ध से नफरत हो गई और उसने बौद्ध धर्म की शरण ली, यानी कि बौद्ध धर्म को उसने अंगीकार किया। और इस तरह से अकबर बौद्ध धर्म का अनुयायी कहा जाने लगा। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि किस युद्ध के बाद अकबर ने बौद्ध धर्म अपना लिया? तो याद रखेंगे कलिंग युद्ध। कब हुआ था? 261 BC। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, उड़ीसा दिवस कब मनाते हैं? या फिर उड़ीसा को ही उत्कल भी कहते हैं, तो उत्कल दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखेंगे 1 अप्रैल। थोड़ा सा एक फैक्ट और भी है कि उड़ीसा से संबंधित एक प्रश्न और बनता है कि विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध कौन है? तो आप याद रखेंगे हीराकुंड बांध जो है वो विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। और वो कहाँ है? तो उड़ीसा के संबलपुर में है। साथ ही साथ हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पे है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसी किसी प्रश्न के एनालिसिस जो है वो मैं जानबूझकर डिटेल में देता हूं और इस चीज़ को आप नोट डाउन करने से न चूकें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितनी अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है? उत्तर है 3 लाख करोड़ रुपए। अब जब बात इतने ज़्यादा पैसे की आई है तो इन्वेस्ट कहाँ होगा, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में जानते हैं। ध्यान देंगे सबसे पहले कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शॉर्ट फॉर्म में हम ECLGS कहेंगे, जिसका फुल फॉर्म होगा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। अब ये क्यों 3 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं? तो आपको पता है कि वर्तमान में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ, जो कि काफ़ी दिनों तक चला। अब इसमें हुआ क्या कि जो MSME का सेक्टर था, अब MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि जो लघु उद्योग या फिर उससे भी छोटे उद्योग या फिर जो मध्यम वर्गीय उद्योग थे, वो क्या हुए कि लॉकडाउन की वजह से बंद रहे। अब ये बंद रहा, इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी विनिर्माण की जो गतिविधियां थी वो काफ़ी प्रभावित हुई, जिसके वजह से आर्थिक संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। और इसी MSME को सही ढंग से सही ट्रैक पर लाने के लिए गवर्नमेंट ने 100% गारंटी के साथ आपातकालीन क्रेडिट लाइन के रूप में 3 लाख करोड़ रुपए देने का निश्चय किया है। ध्यान देंगे 3 लाख करोड़ तक के रुपए देने का निश्चय किया है, जिसका उद्देश्य है उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करके राहत दिलाना। तो आप इस चीज़ को इन डिटेल जब ध्यान देंगे तो इससे अगर अगल बगल के भी प्रश्न बनते हैं तो वो आपसे छूटेंगे नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए
सेना में शामिल करने की योजना है। तो आपने देखा होगा हाल फिलहाल का मुद्दा बना हुआ था कि आर्मी में हम 3 साल के लिए जो सामान्य नागरिक हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स कॉमा ट्रेन एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन है, यानी इनके लेखक कौन है। तो ध्यान रखेंगे ये 1 लाइन क्वेश्चन है, इसको रट डालेंगे आप, रस्किन बॉन्ड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बायोडिग्रेडेबल ऑर्थोपेडिक प्रत्यारोपण हेतु प्रयुक्त मिश्र धातु है। उत्तर है Fe, जिसको फेरस बोलते हैं, लोहा। और इसका आप एटॉमिक नंबर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला Mg मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। और Zn जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। और एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं, तो आप याद रखेंगे गैल्वेनाइजेशन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट परीक्षण शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है। उत्तर है एस्टोनिया। अब एस्टोनिया की बात आई है तो एस्टोनिया सबसे पहले आप जान लें यह एक यूरोपीय कंट्री है। एस्टोनिया की राजधानी है तल्लीन और वहाँ की वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं कर्सिती कलजुलेद। और वहाँ की करेंसी क्या है, यूरो। और वर्तमान में 1 यूरो का वैल्यू कितना है, तो 82 रुपये 85 पैसे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। आरबीआई द्वारा रेपो रेट घटाकर कितना कर दिया गया। उत्तर है 4%। अब जब बात रेपो रेट की आई है तो इसे आप अच्छे से समझें कि रेपो रेट घटाया क्यों गया, वजह क्या थी। तो ध्यान देंगे 2 वर्ड आपको मिलता होगा, एक रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट में क्या होता है कि मार्केट में जब पैसे कम पड़ जाते हैं, मार्केट में जब पैसे कम पड़ जाते हैं, यानी कि लोगों के पास जब पैसे कम हो जाएंगे तो परचेजिंग पावर कमजोर हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो आरबीआई है वो क्या करेगा कि जो कमर्शियल बैंक है, क्योंकि आरबीआई डायरेक्ट लोगों को पैसा नहीं देता, वो कमर्शियल बैंक को पैसा देता है, तो वो क्या करता है कि कम रेट पर, जितना ही रेट अपना कम रखेगा उतना ही कमर्शियल बैंक उससे लोन लेंगे। और जितना वो जब कम लोन पर कम रेट पर लोन लेंगे तो वो मार्केट में जो लोग हैं उनको भी कम रेट पर लोन देंगे, तो लोग लोन लेने के लिए इच्छुक भी होंगे। और इस विधि से क्या होगा कि मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। और जब लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा तो उनको सामान खरीदने की यानी परचेजिंग पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी। और वर्तमान में यही स्थिति है कि लोगों की परचेजिंग पावर क्या लॉकडाउन की वजह से कमज़ोर हो गई है, क्योंकि आमदनी तो हुई नहीं और खर्च बना रहा। तो इसी परचेजिंग पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट लगाया। और उसमें रेपो रेट में इसने क्या किया कि दर जो था वो 4% कम कर दिया। याद रखेंगे आरबीआई जब किसी और बैंक को पैसा देगा तो रेपो रेट कहते हैं। अब देखिए एक वर्ड आपको और मिला होगा, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि इसमें आरबीआई बैंक को, जो बैंक हैं उनसे पैसा लेता है। तो बैंक क्यों इसको पैसा देगा, तो आरबीआई क्या करता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट देने की बात कहता है बैंकों को। तो जैसे ही कहेगा कि आपको हम मैक्सिमम रेट पे आपसे पैसा लेना चाहते हैं, तो जो कमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई में पैसा जमा करेंगे इस लालच से कि उनका पैसा ज़्यादा बढ़ेगा। और वो जो कस्टमर हैं उनको ये ऑफर करेंगे, कौन, कमर्शियल बैंक, कि आप अगर हमें पैसा देते हैं, जिसको बॉन्ड खरीदना कहते हैं एक तरह से मानिए तो वो कहेंगे कि अगर आप हमें पैसा देते हो तो हम इसका ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देंगे। तो जो मार्केट में पैसा वो लोग क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक में देकर बॉन्ड खरीद लेंगे जो कि अधिक मुनाफा वाला होगा। और फिर कमर्शियल बैंक क्या करेगा, आरबीआई के पास वो पैसा दे देगा, जिससे क्या होगा कि मार्केट में जो पैसा ज़्यादा हो गया था वो क्या होगा, कमर्शियल बैंक के माध्यम से आरबीआई तक पहुंच जाएगा और लोगों की परचेजिंग पावर जो होगी वो घट जाएगी। अब जब परचेजिंग पावर घटेगी तो क्या होगा कि मार्केट में जो महंगाई है उसको नियंत्रण किया जा सकेगा। तो मार्केट में महंगाई को नियंत्रण करने का ये दोनों तरीका है, एक रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है। उत्तर है केरल। अब जब बात केरल की आती है तो थोड़ा सा केरल से जो फैक्ट्स है उसे हम उठा लेते हैं। जैसे केरल के जो सीएम हैं वर्तमान में वो हैं पिनराई विजयन, और गवर्नर जो हैं वो आरिफ मोहम्मद खान। और कैपिटल कहाँ है केरल की, तो आपने पढ़ा होगा तिरुवनंतपुरम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक द चेन का नारा एसएमएस का पूर्ण रूप क्या है। अब एसएमएस का आप मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस नहीं समझेंगे, क्योंकि यहाँ बात आई है ब्रेक द चेन, और ब्रेक द चेन किससे संबंधित है, कोविड-19। तो इसमें कहीं ना कहीं कोविड-19 है तो
सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाएगी। तो आप ध्यान देंगे एसएमएस का पूर्ण रूप क्या होगा, सैनिटाइजर, मास्क प्रयोग और सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग। आगे बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना कहां से शुरू की थी? उत्तर है रांची। और यहां पर ध्यान देंगे आप, लिखा हुआ 23 सितंबर 2018 से शुरुआत हुई थी, लेकिन एक्चुअल डेट जो है वो 25 सितंबर 2018। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इससे आप करेक्शन कर लेंगे। अब बात जब झारखंड की आई है तो झारखंड के अभी नए नए कुछ ही दिन पहले चुनाव हुआ था, सीएम बने हैं कौन, हेमंत सोरेन, और वहाँ के गवर्नर कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू हैं। अब एक फैक्ट और, जब झारखंड इस समय चर्चे में है तो एक फैक्ट और यहाँ से पूछा जा सकता है, क्या कि झारखंड की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि आपको पता है कि बिहार से कट के झारखंड बना, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से कटकर कौन बना, झारखंड बना। अब हाल ही में जब चुनाव हुआ है विधानसभा का, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो याद रखेंगे 81 है। और एक क्वेश्चन और याद रखेंगे आप कि जमशेदपुर जो झारखंड का शहर है वो सबसे बड़ा शहर है, किसका, झारखंड का। जब बात यहाँ पे हो रही है आयुष्मान भारत योजना का, तो याद रखेंगे आप कि आयुष्मान भारत योजना में केंद्र सरकार का टारगेट है कि वो 10 करोड़ परिवारों तक या फिर 50 करोड़ लोगों तक सालाना 5 लाख रुपए का उनको स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। और यह मेनली टारगेट किया जाता है जो गरीब लोग हैं उनको। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या कितनी हो गई है? तो अभी हाल ही तक 1 करोड़ से अधिक लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले चुके हैं। और आयुष्मान भारत योजना इसलिए करंट का बहुत बड़ा इशू बनेगा क्योंकि कोविड-19 में जितने लोगों का इलाज हो रहा है, मैक्सिमम लोग आयुष्मान भारत योजना के तहत ही अपना इलाज करा पा रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया? आंसर है आईसीसी। अब जब बात आईसीसी की आती है तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ध्यान देंगे, इसका स्थापना अगर हमसे पूछता है तो हम कहते हैं 1909 ईस्वी में हुआ था। लेकिन आईसीसी के पहले की एक छोटी सी कहानी जानते हैं कि आईसीसी को 1909 ईस्वी में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते थे, यानी कि इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में इसका आधारशिला 1909 में रखा गया। आगे चलकर 1965 में क्या हुआ कि इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहा गया, ठीक। और 1979 यानी कि 1989 में इसका नाम चेंज करके क्या किया गया? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो अगर ये पूछेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नाम कब बढ़ा, तो उत्तर होगा 1979 यानी 1989। लेकिन अगर पूछेगा कि आईसीसी का स्थापना कब हुई, तो 1909। अब एक बात और जानते हैं कि आईसीसी का मोटो क्या है, क्योंकि कोई भी संगठन बनता है तो उसका एक मोटो होता है। तो आईसीसी का मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर, जो कि एक भारतीय हैं। और सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं मनु सावने। और ये भी कौन है? ये एक भारतीय हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का विषय क्या है? उत्तर है हमारा समाधान प्रकृति में है। अब मैं आपसे यहाँ से एक और प्रश्न जानना चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों में रिकेट्स रोग किसके कमी से होता है? उत्तर है सूर्य के प्रकाश की कमी से। या फिर कहीं कहीं क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे विटामिन का नाम देता है, तो वहाँ पे होगा विटामिन डी की कमी से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस तत्व की अधिकता से इटाई रोग होता है? उत्तर है कैडमियम की वजह से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी गई है? तो उत्तर है साइकोसिस। क्या है? साइकोसिस। हमने पिछले रोज आपसे नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा था, जिसका आंसर होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर आगे नाबार्ड आता है तो हम इसकी डिटेल जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आज का प्रश्न है जनन रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको ये प्रश्न नहीं भी आता हो तो आप गूगल सर्च करें, क्योंकि हम उसी प्रश्न को टारगेट करते हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। तो अगर आप इस तरह से इस प्रश्न को सर्च करके देख लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। साथ ही इस
इस प्रश्न के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इजीली वहां से पीडीएफ भी मिल सकेगा, जिसको आप दोबारा रिवीजन कर सकेंगे। चलिए मिलते हैं फिर से अगली बार अगले करंट के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।